नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बड़ी शर्म की बात। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में फ्लैट की घंटी जख्मी बिलाव की तरह गुर्रा रही थी। लड़कियां आखिरी शो देखकर कभी की अपने कमरों में बंद सो रही थी। आया छुट्टी पर गई हुई थी और घंटी पर किसी की उंगली बेरहमी से जमी हुई थी। मैंने लश्तम पश्तम जाकर दरवाज़ा खोला। ढोंडी छोकरे का हाथ थामे दूसरे हाथ से छोकरी को कलेजे से लगाए झुकी झुकी घुसी और भागकर नौकरों वाले गुसलखाने में लुप्त हो गई। दूर सड़क पर गोल बयाबानी का एक शोरे रोड की तरफ लपका चला आ रहा था। मैंने बालकनी से देखा, औरतें बच्चे नशे में धुत, नौकर बेतहाशा बोलियों में ना जाने किसे ललकारते चले आ रहे थे। चौकीदार शायद ऊँग गया था, तभी ढूंढी उसकी आंखों में धूल झोंक कर घुस पड़ी। वो उसके पीछे लपकने की बजाय फाटक में ताले जड़ने दौड़ा और जब मजमा कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर फांदने लगा तो उसने लपक कर लोहे का अंदरूनी दरवाज़ा बंद कर लिया और सलाखों में से हमलावरों को डंडे से धमकाने लगा। उधर से महफूज पाकर मैंने जल्दी जल्दी बिजलियां जलाई। गुसलखाने से मिला हुआ जो कूड़े कबाड़ का छोटा सा हिस्सा है, उसमें ढूंढी मैले कपड़ों की टोकरी से चिपकी थर थर काँप रही थी। उसकी डोरी लहूलुहान थी और खून गर्दन से बहकर शलूका और धोती को तर कर रहा था। मैंने उसे बहुत पूछा कि क्या मामला है, मगर उसकी आंखें फटी थी और जोड़ी सवार थी। बच्ची फटी हुई चोली से फ़ायदा उठा रही थी और बड़ी तुनहदी से अपनी अजली भूख मिटाने में मशगूल थी। छोकरा हंस पे आदत नाक सुड़क रहा था और पेशाब से तर टांगे खुजा रहा था। ढूंढी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब उसका पति राव चौथे माले से सेठ की ड्राइवरी करता था। नाम से तो लगता है ढूंढी कोई लहीम शहीम मर्द मार किस्म की घाइन होगी, मगर ढूंढी का कद मुश्किल से 4 फुट होगा। जी भर के बदसूरत, चुइयां सी आंखें, आगे को घुसका हुआ निचला जबड़ा और धसा हुआ माथा। चंद माह पहले ही एक अदद लौंडिया जनी थी तो राव ने दारू पीकर उसकी हड्डी पसली नरम कर दी थी। 1.5 माह की सूखी मारी बच्ची ना जाने रात को कब मर गई और ढूंढी ढांडे मारे मारे रोई। बाई लोग का कहना था कि ढूंढी ने टोपा दे के बच्ची की छुट्टी कर दी, यानी रात को चुपके से गला दबाया। मगर ऐसी बात होती तो फिर इतना मातम करने की क्या ज़रूरत थी। ढूंढी का मर्द एकदम मवाली था, बहुत दारू पीता था, मगर ढूंढी कहती थी रात की वर्दी करता है। सेठ सारी सारी रात छोकरियों के संग ठट्ठा करता है। वो मोटर में बैठ बैठ कर ऊब जाता है तो पौआ मार लेता है। बम्बई की शायद ही कोई बिल्डिंग हो जिसके अहाते के किसी कोने में अंधेरे गैरेज में या नौकरों की कोठरी में हत्ता की गंदे संडासों में दारू नहीं कशीद की जाती। और फिर इधर वर्ली के सुनसान इलाके में डांडा की तरफ जाने वाली सड़क पे ये झोंपड़पट्टी में तो बकायदा ठर्रे की बार जमी हुई है। मक्खन में तली हुई क्या फर्स्ट क्लास मछली खाना हो तो डांडा से बेहतर कोई जगह नहीं। वहाँ मुख्तसर तरीन चोली और लंगोटी पहने मछेरने का अक्खे बम्बई में जवाब नहीं। उधर जो नए फ्लैट बन रहे हैं उनमें सेठ लोग अपनी रखैल रखते हैं। सेठानियों की जासूसी कार्रवाइयों से महफूज ये सेठ लोग जो फिल्म का धंधा करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच के कंडे जो फिल्म के अलावा छोकरी से लेकर हिट फिल्मों तक का लेन देन पटाते हैं। सेठ लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो नीचे उतरने का वक्त मुकर्रर नहीं होता। नीचे ड्राइवर जुआ और शराब का दौर चलाते हैं। वहीं से राव को शराब की आदत ने पकड़ लिया। फिर ये आदत इतनी बड़ी कि ढूंढी की सौत बन बैठी। बच्ची के मरने के चंद महीने बाद ढूंढी का पैर फिर से भारी हो गया। अब के राव ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिर छोकरी डाली तो वो उसका पत्ता काट के दूसरी बहू करेगा। लेकिन छोकरी पैदा होने से पहले ही एक दिन राव ने बच्चों को स्कूल से लाते समय गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। बच्चों के चोट तो नहीं लगी, मगर हाय तौबा इतनी मचाई कि सेठ ने उसे खड़े खड़े निकाल दिया।
राव और ढोंडी को गैरेज खाली करके जाना पड़ा, जिस पर उसी दिन नए ड्राइवर ने कब्जा कर लिया। एक दिन क्या देखती हूँ, ढोंडी एक छिपकली की शक्ल की छोकरी छाती से चिपकाए फुटपाथ पर बैठने वाली तरकारी वाली के पास जमी हुई है, उजाड़ सूरत खुस्टी हुई। अरे ढूंढी, कैसी है री? मैंने रसमन पूछ लिया। ठीक है भाई। वो उठकर मेरे साथ साथ चलने लगी। राव कैसा है? ओ तो गया भी। किधर गया? समुंदर पार दुबई को। तो कमबख्त बच्ची की वजह से तुझे छोड़ गया? नहीं भाई, छोकरी तो बाद में आई, वो तो पैसा कमाने को गया। ओहो, तब तो ठाठ होंगे तेरे, बहुत रुपया भेजता होगा तुझे। नहीं भाई, उसे अपनी आई को भेजता है। उसकी माँ यानी तेरी सास को? मराठी में आई माँ को कहते हैं। नहीं, वो लुच्ची जो उधर भिजवाया। तो उस ढूंढी साहिबा तंज फरमा रही थी। उधर डांडा में दोनों का लफड़ा चलता था। जाने से पहले राव ने ब्याह किया उससे, और मगर दूसरी शादी तुझे तलाक दिए बिना कैसे कर सकता है? हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी सुअर को। कौन डालता हथकड़ी बाई? अरे 10-12 साल हुए कानून पास हुआ कि एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त नहीं, तलाक बगैर दूसरी शादी जुर्म है। काय को? अक्खा गुजराती, मराठी, सिंधी और भया लोग कितनी शादी बनाता, सब पर केस चल सकता है। ढूंढी कतई मानने को तैयार न थी, और न मेरे पास वक्त न वसीला कि उसे कानून समझाती फिरूं। खुद मेरे जान पहचान की मुअज़्ज़िज़ लोगों के पास एक बीवी के अलावा और कई औरतें हैं। सुना है पंडित से फेरे डलवा लूं, कोई नहीं पकड़ सकता। जी को तसल्ली भी हो जाती है कि मामला हलाल हो गया। बाई मेरे को काम दे। ढूंढी पीछे पड़ गई। मेरी पुरानी झाड़ू कुटका करने वाली बाई ढूंढी को मेरे साथ देखते ही दौलतियां झाड़ने लगी, और दोनों में निहायत फराटे की मराठी में जंग शुरू हो गई। मैं इतने साल से बम्बई में रहती हूँ, कोई रसान बोले तो मराठी, गुजराती, सिंधी, बंगाली खासी पल्ले पड़ जाती है। मगर जब उन्हें ज़बानों में तू तो मैं शुरू हो जाती तो मेरे खाक समझ में नहीं आती। इंतहाई रूह फरसा पथरीली चीखों में तो हर लफ्ज़ गाली बनकर कान के पर्दे फाड़ने लगता है, जैसे बिना टायर की गाड़ी खड़ंजे पर दौड़ रही हो। मैंने दोनों को डांट कर अलग किया। बालशित भर की ढूंढी छोकरी को सीढ़ी पर टिकाकर लौंग कस रही थी, और 2.5 मन की धोबन कुसुमाबाई चावलों की बोरी दीवार से टिकाकर खम ठोका चाहती थी। बड़ी मुश्किल से दोनों को ठंडा किया और ढूंढी को समझाया कि कुसुमाबाई की शान में कुछ भी कहा तो अच्छा न होगा, वो 3 बरस से मेरे यहाँ लगी हैं। बरसात शुरू होते ही बम्बई में बाई लोग का भाव गिरने लगता है। सुहाने जाड़ों और गर्मी में आंख लगाने को बाई नहीं मिलती। तब न बिना लाइसेंस की छाबड़ी लगाई जा सकती है, न कीचड़ पानी में लुथड़े हुए बाग बगीचे, सुनसान कोने कथरे, समुंदर के किनारे ऊंचे नीचे चट्टान किसी भी सुहावने धंधे के लिए काम नहीं आ सकते। फ्लैटों की अगासियों के मुस्तकिल वाले नौकर जमे होते हैं। हाँ, इन दिनों बावर्ची लोग की ऐश होती है, और जब मालिक मकान सो जाते हैं तो बावर्ची किचन में राजा इंदर बन मज़े उड़ाते हैं। बचा खुचा खाना बड़ी दरिया दिली से अपनी प्रेमिकाओं को निगलवा देते हैं। कभी 4-5 लफंगे जमा होकर जुआ शराब से शौक फरमाते हैं, और अगर गर्मी में एयर कंडीशन कमरों में साहब लोग बंद हों तो ड्राइंग रूम में बिस्तर लग जाते हैं, जो सुबह दूध लाने के वक्त खाली करके सफाई हो जाती है। शुक्र है बरसात के बहाव में छिपकली की सूरत की छोकरी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। सड़ी गली डस्टबिन में फेंकी हुई तरकारियों के छिलकों की भाजी खाने वाली माँ का दूध पीकर मोटा ताज़ा बच्चा भी दम तोड़ देता तो वो फिर भी नाचीज़ छिपकली थी। बच्ची की मौत ने जैसे ढूंढी के दिन फेर दिए कि बाई लोग मुख्तलिफ धंधे जाग उठे और नौकरों का तोड़ा पड़ गया। ढूंढी ने बिल्डिंग के 26 फ्लैटों में से 8-10 मार लिए और सुबह से शाम तक कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, कुटका करके खूब कमाने लगी। राव ने रुपया भेजकर अपनी महबूबा को परदेस बुला लिया, और ढूंढी ने लाल हरी धोतियां खरीदकर तरकारी वाली बाई के पास बैठना शुरू कर दिया, जहां बोझ भुजक्कड़ यानी शंकर की बूढ़ी माँ न तजुर्बाकार बाई लोग को जिंदा रहने के तीर बेदहफ नुस्खे बांटती।
ढूंढी पूरे ध्यान से उसके भाषण सुनती और सर धुनती। काम निमटा कर ये बाई लोग शाम को नहा धोकर 16 सिंगार करती हैं, नुक्कड़ से पान के बेड़े खरीद कर कल्ला गरम करती हैं और ताज़ी हवा खाने मरीन ड्राइव पर समुद्र किनारे मुंडेर पर बैठकर तबादला ख्यालात करती हैं। खुलकर हंसती बोलती हैं, राहगीरों से आंखें भी लड़ाती हैं। वहीं पहली बार 6 फुट ऊंचे रघुनाथ घाटे से ढूंढी की आंख में लड़ गई। राव के बाद उसे मर्द की आंख में आंख डालने की मोहलत ही न मिली थी। 3-4 बार रघु उसके सामने से बड़े बांकपन से तिरछी नजर डालता गुजरा। एक बार ठहर कर बीड़ी भी सुलगाता रहा और फिर कुछ दूर मुंडेर पर बैठ गया। 2-4 दिन में दूरी कम होती गई और कुर्बत बढ़ती गई। कभी पकौड़ियाँ, सींग चना भी पेश किया। पहले तो ढूंढी सिर हिलाती रहती थी। शंकर की माँ की आंख का इशारा पाकर कांपते हाथों से 2 चने भी उठा लिए, जो उसकी मुट्ठी में पसीजते रहे। मुंह में डालने की हिम्मत न हुई। किस्सा मुख्तसर, एक दिन घंटी बजी। खोलने पर 6 फुट ऊंचे रघु के साथ 4 फुट की ढूंढी शर्माई लज्जाई खड़ी थी। बाई, हम शादी बनाया, गंगा बाई को बुलाया, कल से वो हमारे काम पे आएगी। उन्होंने कुछ सरपट मराठी में दूल्हा मियाँ को कुछ हिदायत दी और खुद अंदर आ गई। हमारा हिसाब कर देन बाई। 30 रुपया महीना के हिसाब से 25 दिन के 25 होते थे। मैंने 10-10 के 3 नोट पकड़ा दिए। डोंडी के मुख से फूल झड़ रहे थे। झूठे तले की लाल लौंग वाली 9 गिरी धोती और ऊदी चोली में ढूंढी का स्याह रंग फूट निकल रहा था। बालशित भर की महाबदसूरत और औरत में बला की सेक्स अपील थी। पतली कमर, भारी कूल्हे, पैरों में नए चांदी के तोड़े, माथे पर अठन्नी बराबर सिंदूर का टीका 100 भारें दिखा रहा था। बार बार मंगलसूत्र को छू रही थी, जैसे इत्मीनान करना चाहती हो कि मामला कतई माकूल है। याद नहीं कई साल गुजरे कि एक दिन चली आ रही है बी ढूंढी। 1.25 बरस के छोकरे का हाथ थामे, पूरे दिन का पेट संभाले, मुंह पर ठेकरे टूट रहे थे। मंगलसूत्र गायब, पैरों के तोड़े उड़न छू। बाई कोई कामदेव। गंगा बाई ने अपने वजूद का ऐलान एक अदद छींक से दिया और चाय की ट्रे मेज पर एक झटके से पटक दी ताकि मैं उसके रिएक्शन को नोट कर लूं। क्या हुआ ढूंढी, रघुनाथ का क्या हाल है? जवाब में उन्होंने सरपट मराठी में जवाब खड़खड़ाया। साउंड इफेक्ट से मैंने फौरन उनका मतलब समझ लिया, मामला गंभीर है। जब ब्याह कर ससुराल पहुंची तो पता चला कि रघु की बीवी मैके पटकवा दी गई, क्योंकि उसकी सास से 1 मिनट नहीं बनती थी। 4 चोटकी मार देती थी। अब ढूंढी को भी मारती थी हलकट। इतने बरस बम्बई में रही और हलकट से मनी भी मेरे पल्ले ना पड़ी। हाँ, इतना पता चला कि हलकट से मनी बहुत ही खराब, बदमाश, मरखनी, चालबाज औरत। उसने तुझे मारा और पिटली, तू भी मारती बुढ़िया को? काय की बुढ़िया, बस ढूंढी से 1-2 साल छोटी होगी। लंबी तगड़ी मर्द मार औरत, फूंक मारे तो ढूंढी जैसी चुहिया वो जाए। बूढ़े को रोज नौटाका मंगताइज, यानी अगर ठर्रे का पौवा ना मिले तो तूफान बर्पा कर देता। उसकी औरत तो रघु 10-12 साल का था तब ही खल्लास हो गई। उसके बाद रघु का बाप इधर उधर मुंह मारता रहा। राज मजदूर का काम करता था। बम्बई में बड़े जोर से बिल्डिंगें खड़ी हो रही थी। खाक धूल फेफड़ों में जमती गई। सीलन की वजह से गठिया भी हो गई और दमा तो है ही दम के साथ। इस वक्त रघु का ब्याह हो चुका था, मगर कोई मुस्तकिल रोजगार आज तक नहीं जुड़ा। बुढ़ा गांव गया तो किसी बहुत सी छोकरियों के बाप ने एक अदद उससे सरमंड दी। बुढ़ा तो किसी काम का नहीं था। रघु और सौतेली माँ भूरी बाई का टांका जुड़ गया, जिस पर उसकी पत्नी ने बड़े फैल मचाए। रघु ने हलकट की मदद से उसे मार कूट के मैके पटक दिया, क्योंकि उस चुड़ैल ने भी छोकरी थोप दी थी। बुढ़े को जवान बीवी और बेटे से ताल्लुकात पर कतई कोई ऐतराज ना होता अगर उसकी नौटाक पाबंदी से मिलती रहती, मगर इतना ठर्रा खरीदने के लिए जो तीनों का पूरा पड़ जाए। भूरी तो इन दोनों के भी पीछा छोड़ देती और पानी की तरह दारू डकार जाती थी। दारू का तोड़ा पड़ता तो जूतम पैजार शुरू हो जाती।
रघु जब भूरी की ठुकाई करता तो बुड्ढे के दिल में कलियां चटकने लगती। रकाबत का जज्बा तो कभी का मर चुका था कि ये नाजुक एहसास धन की छाँव में भी फलता फूलता है। बूढ़े की रग रग फोड़ा बन चुकी थी, तब ही रकाबत की आग भी सड़गल के रिस गई होगी। उसे तो बस लगन थी, और वो दारू की कि सबसे बड़ा महरम मदहोशी है। पता नहीं बुड्ढे के खानदान में फर्द अकलियत की फहरिस्त में आते हैं कि नहीं। आधा बम्बई तो उसके कबीले का नजर आता है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पिछली दफा बड़ा धुंध मचा था। बुड्ढे ने बहू और रघु के साथ जाकर वो वोट भी डाला था। तमाम दीवारें गायें, बैल और घोड़े की तस्वीरें से भर गई थी। बड़ी मुश्किल से 2 बरसातों में धुली। उसे कतई पता नहीं था कि वो उसको वोट क्यों दे रहा है। उसे लारी में ले जाया गया और उसे जो बताया गया था उसी तस्वीर पर निशान लगा दिया गया। नीली स्याही का निशान उसे हस्बे हिदायत फौरन अंगोछे से रगड़ डाला था। उसे गिनती नहीं आती और ना याददाश्त काम करती है, पर उसने उस दिन कितने ही पर्चे डब्बों में डाले और उस दिन सबको मिलाकर पूरे 48 रुपए हाथ लगे थे। तब की दिन जी भर के ठर्रा और बड़ा गोश्त उड़ाया था। पता नहीं कौन गद्दी पर बैठा कौन उतरा। पर्चियों पर बनी तस्वीरें खामोश हैं, न दीवारों पर लगे ऊंट घोड़े कि वो ज़बान जानता है जो अपनी मुश्किलात का किसी से हल पूछे। और तब भूरी बाई का दिमाग आसमान पर चढ़ने लगे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए वो झोंपड़ी वाली बाई की मदद से धंधा करने लगी थी। वहीं उसकी एक फिल्म वाले से भेंट हो गई और वो उसे भीड़ के सीन में एक्स्ट्रा बना के ले गया। उसी दिन से भूरी बाई को अपने को फिल्म स्टार समझने लगी और धरती पर उसके पैर नहीं टिकते थे। उधर ढूंढी की कमाई की खैर खबर दूर दूर तक फैल रही थी। 8-10 घरों का काम समेटती है, फिर घर से 30-35 मार लेती है। पैर में पाजेब भी जनकती है और सूद पर रुपया भी चलाने लगी है। तभी रघु एक जान छोड़कर 1000 जान से इस पर आशिक हुआ। मगर ढूंढी के नसीब ही खोटे हैं। हलकट ने फैल मचाए कि फिल्म वाले ने उसे हीरोइन बनाने का पक्का वादा किया है। रघु की बीवी जो मैके चली गई थी, उसका भाई नहीं बेचता कि वहाँ नई कॉलोनी में बहुत काम है। जो मजदूर दूर दूर के गांव से आकर जुटे हैं, वो घर वाली थोड़े संग ले आए हैं। उनकी भी तो ज़रूरियात है। रघु गया, हाथ पैर जोड़े, मगर भाई टस से मस ना हुआ। उसकी छोकरी मर गई। अच्छा हुआ अब उसकी गोद में 6 महीने का लौंडा है। रघु को ताव आता है और ठंडा हो जाता है। उसका साला बहन की कमाई खा खा कर सांड हो रहा है। कंपाउंड में अब भी झगड़ा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ढूंढी पर किसी ने कातिलाना हमला नहीं किया, बल्कि ढूंढी ने अपनी पति की नाक चबा डाली। थूकी भी नहीं, शायद निगल गई। पुलिस रघु को घर ले गई, मगर ढूंढी इर्तिकाब जुर्म के बाद सटक गई। रघु बेहोश है, शायद मर रहा है या मर चुका है। इसका मतलब है ढूंढी इसी इमारत के किसी फ्लैट के अंडरग्राउंड हो गई है, मगर चौकीदार अंदर से ताला मारकर बैठ गया है। सुबह से पहले नहीं खोलेगा। मुझे सख्त बेचैनी है। छोकरे चौकीदार पर आवाज़ें कस रहे हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। सुबह जब पुलिस ढूंढी की तलाश में आएगी तब दरवाज़ा खुलेगा। मुझे ढूंढी से डर लग रहा है। उसने अपने पति की नाक चबा डाली। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी औरत ने गुस्सा या रकाबत में पति की नाक काटी हो। हाँ, मर्दों की नाक तब ज़रूर कट जाती है जब उनकी बहन, बीवी या बेटी किसी के संग भाग निकली या हराम का बच्चा जन्म बैठे, पर औरत ज़ात पर पति की नाक सचमुच काट डालना बिल्कुल नहीं सचता। मैं बड़ी तरक्की पसंद बनती हूँ, औरत और मर्द की बराबरी की शिद्दत से कायल हूँ, मगर ढूंढी का नाक चबा डालना बहुत वैसा लग रहा है। शायद इसीलिए कि दुनिया की तारीख में मेरे इल्म के हिसाब से यह पहला हादसा है। अरे साली, चबा के गुट गई, थूकी भी नहीं। नीचे मुंडेर पर बैठा कोई तबसरा कर रहा है। हमने बहुत ढूंढी, नहीं मिली। शायद किसी की चप्पल में चिपकी चली गई। और ढूंढी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसका चुप का सन्नाटा मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। उफ, उसकी आंखें कहाँ गुम हो गई हैं? उनमें किस बला के खालीपन है? आखिर सुबह हो गई। फाटक का ताला खुला, मगर पुलिस नहीं आई। लोग बालकनियों पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। फुटपाथ पर भी जमाव जमे हैं।
ढूंढी सहमी हुई उतरकर फुटपाथ पर कदम तौल तौल कर चल रही है। बाई लोग आपस में बुदबुद कर रही हैं। उनकी आंखों में इस औरत के लिए सहमी हुई नफरत है, जैसे जहरीली नागिन ने किसी मुकद्दस चीज को डस लिया हो। ढूंढी मुजरिम सी बन गई, सफाई पेश कर रही है। उसने पति देव की नाक नहीं काटी। नशे में धुत जब वो उस पर पिल पड़ा और कपड़े फाड़ने लगा तो उसने काटा नोचा तो बहुत, मगर वो पति की नाक हरगिज नहीं काट सकती। हो सकता है वो उसके होठ चूमने झुका हो और नाक ढूंढी के दांतों की जद में आ गई हो। हाँ, इस पर रघु का खून तो बरसा, क्योंकि उसे जिस्म पर कोई जख्म नहीं। उसके कपड़ों पर पति के खून के दाग धोकर भी पूरी तरह नहीं छूटे। मगर बाई लोग उसे आंखें चुरा रही हैं। उसने बड़ी बेजा की। पति भगवान समान होता है, खुदाए मजाजी होता है। अक्सर औरतों ने अपने प्रेमियों का गैज और गज़ब की हालत में खून कर दिया है, इसलिए मैं खंजर उतार दिया है। ढूंढी भी अगर रघुनाथ का नखरा चबा डालती, उसकी आंखें फोड़ देती तो कुछ भी न जाता, मगर मर्द की नाक, उफ, वो चाहे चाकू से काटी जाए या दांतों से, बड़ी घिनौनी हरकत है जो हरगिज काबिले माफ़ी नहीं। दिन ढला, दोपहर हुई और समंदर पर डूबते हुए सूरज ने आग सी लगा दी। फिजा में नहुसत सी तारी है। ढूंढी दीवार से लगी बैठी है। ना वो कहीं गई और ना किसी फ्लैट से उसकी पुकार आई। ना जाने कब सब यही चल रहा था कि रघु मर जाए और ढूंढी को फांसी हो जाए, कि किस्सा पाक हो। कोई 5 साढ़े 5 का अमल होगा कि चर्च गेट स्टेशन की ओर से लौंडों की भीड़ में घिरा लंबा बांस जैसा रघुनाथ घाटे आता दिखाई दिया। लौंडे उचक उचक कर उसकी नाक देख रहे थे। रघु की नाक पर टांकों तक का निशान नहीं था। मौजीज़ा हो गया। ज़रूर ढोलकिया ने केस हैंडल किया होगा। भाई कमाल है, ना फाया ना पट्टी, यहाँ तक कि खरोंच तक नहीं। लोग गुमसुम उसकी नाक तक रहे हैं और रघु सबकी और मुश्तबा नज़रों से देखता लपका चला आ रहा है। कौन बोला नाक काटा? रघु बिगड़ खड़ा हुआ। जब जास्ती पीता तो नाक से खून आता, फिर उस हलकट ने हमको टक्कर मारा, तभी हम बेहोश हो गया। एकदम ढूंढी चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोने लगी और सरपट मराठी में ना जाने क्या कह रही थी। बालकनियों से साहब लोग झुक झुक कर ना जाने क्या कह रहे थे। सब एकदम बोल रहे थे और किसी को दूसरे की बात समझने की फुर्सत न थी और कुछ समझने की बात भी न थी। सभी कुछ बौखलाए हुए थे। रघु जल्दी जल्दी ढूंढी का गॉर्डर समेट रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मजमा कुछ मायूस सा होकर बिखर गया। इतने धांसू ड्रामे का अंजाम इतना फुसफुसा। बिजली के खंबे की रोशनी में रखूं कि नाक और ढूंढी के मुंह से खून उबलता देखकर किसी मनचले ने पुलिस को फोन कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद खफा कि नक्सीर के केस के लिए उसकी नींद हराम की। पुलिस शर्मिंदा थी कि गुंडों ने जानबूझकर बेवकूफ़ बना दिया। खुद मेरे ऊपर सख्त खिसियान पंतारी था, जिसका इल्ज़ाम मैं किसी न किसी पर थोपने के मंसूबे बना रही थी। मैं जो खुद की निहायत रोशन ख्याल, दुखी तबके का हमदर्द और आम इंसान के बेहद करीबी समझती हूँ, उनके बारे में बस इतना जानती हूँ कि नक्सीर को कत्ल की वारदात यकीन कर लेती हूँ। मर्द और औरत के बराबर हुकूक की अलम बरदार मर्द नाक काटता है तो नफरत करती हूँ, मगर औरत मर्द की नाक काटे तो दहल जाती हूँ। उफ, कितनी शर्म की बात है। कहानी यही समाप्त हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें।